ना तो आप लास्ट फिश फार्मर बनने वाले हैं, ना पहले मिलीनियर बनने वाले हैं। ये ध्यान रखें, आपसे पहले भी फार्मिंग हो रही थी, आपसे पहले भी बहुत सारे लखपति बने हुए हैं। 75 साल में जब से देश आज़ाद हुआ तो पहले 70 साल में मात्र 3200 करोड़ करीब का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ और लास्ट के 5 साल में 20,000 करोड़। तो आप इन फिगर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, कितना गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है। तो अभी मैं तकरीबन 300 टन का प्रोडक्शन करता हूँ एनुअली और लोकल मार्केट में फार्म से ही सेल हो जाती है। इस इंडस्ट्री का बेनिफिट ही ये था कि आपको प्रोड्यूस अपना प्रोडक्ट रेडी करना है, सेल का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ये इंडस्ट्री कैश रिच बिजनेस है, आपका ना उधार कोई माल आता है ना उधार जाता है। मैं फार्मिंग टूर चैनल का आभार प्रकट करना चाहूँगा, वो मेरे फार्म पे आए हैं और आज हम कुछ फिश फार्मिंग से कुछ रियल तथ्य आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। दोस्तों, मेरा नाम रजनीश कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूं और मैं लास्ट 5 साल से 2018 से फ़िश फार्मिंग कर रहा हूं। तकरीबन अभी मैं 125 एकड़ में फ़िश फार्मिंग करता हूं, जिसमें कि मेरा कल्चर पॉन्ड्स और नर्सरी पॉन्ड्स जिसमें हम छोटे बच्चे, जिसको हम फ्राई सेमी फ्राई कहते हैं, उनको हम ईयरलिंग बनाते हैं और जो कल्चर पॉन्ड उसको हम ईयरलिंग से ग्रो आउट पॉन्ड्स बनाते हैं। तो ये तो मेरा एक कोर बिजनेस है जो मैं फ़िश फार्मिंग काम करता हूँ, अपना प्रोडक्ट रेडी करता हूँ, सेल करता हूँ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि मैं इस बिज़नेस में कैसे आया, इससे पहले मैं क्या करता था, क्या मेरा विज़न है, क्या मेरा मिशन है और मैं एक्वाकल्चर इंडस्ट्री के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। पैरेलली मैं इस इंडस्ट्री के से समाज को क्या बेनिफिट दे सकता हूँ और क्या एक्टिविटीज़ मैं सोशल लाइफ के लिए कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने 2000 में 10+2 की अपनी PCM स्ट्रीम के साथ। तत्पश्चात मैंने BTech में एडमिशन लिया और 2004 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग कंप्लीट करी अपनी। उसी के साथ साथ मेरा 2004 में प्लेसमेंट हो गया और मैं टेलीकॉम में जॉब करने लगा। तकरीबन 14 साल 2017 तक मैंने टेलीकॉम में जॉब की, अलग अलग कंपनीज़ में, जैसे कि एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, रिलायंस, एयरकॉम और 3-4 देशों में मैंने वहाँ पे भी जाके जॉब की। तो इस 14 साल में तकरीबन मैंने 4 साल इंडिया से बाहर और 10 साल इंडिया में। तो पूरी फंटास्टिक जर्नी रही। लास्ट जॉब मेरी एरिक्सन ग्लोबल सर्विसेज में थी और मैनेजर पोजीशन पे मैं कार्यरत था। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था कि मैं अपने लिए कुछ करूं और अपना कुछ करूं, क्योंकि नौकरी तो मैं करता रहूँगा, हर साल अप्रेजल भी हो जाएगा, कुछ टाइम बाद कंपनी भी चेंज कर लूँगा और नई पोजीशन भी मिलती रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोसाइटी के लिए या समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, केवल इंडिविजुअल अपने लिए ही मैं कुछ बेनिफिट कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैंने 2017 में जॉब क्विट की और 18 में फ़िश फार्मिंग स्टार्ट की। लेकिन मैंने इस ड्यूरेशन में 6-7 महीने में पूरा इंडिया ट्रैवल किया, बहुत सारे फार्म्स एक्सप्लोर करे। मैंने डेयरी फार्मिंग की बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडी करी, फिर मैंने पोल्ट्री पे बहुत अच्छी स्टडी करी, पोल्ट्री के सारे वर्टिकल्स पे, चाहे वो बॉयलर हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो हैचरी हो, फिर पिग फार्मिंग पे, गोट फार्मिंग पे, पर्ल फार्मिंग पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, सारे मैंने फार्म्स घूमे, एक्वा फार्म्स भी घूमे। तो मैंने एक्वा फार्म चूज़ किया। तो एक्वा फार्मिंग के 2-3 सबसे अच्छे बेनिफिट ये थे। एक तो डिमांड सप्लाई तो सब में ही थी, लेकिन इसकी बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई का गैप था और हमारे इंडिया में पोटेंशियल बहुत था। तकरीबन आज भी हम 8 मिलियन मैट्रिक टन डेफिसिट हैं फ़िश फार्मिंग को लेके, और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं केवल प्रॉन्स, झींगों का करते हैं, मछली तो भी हम इंपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ मछलियों की बहुत ज़्यादा खपत है। अभी डॉक्टर भी प्रमोट कर रहे हैं कि सबसे चीप प्रोटीन, सबसे बेस्ट प्रोटीन, सबसे नेचुरल प्रोटीन अभी फ़िश है हमारे पास। तो मछली का मैं पूरा एक्सप्लोर कर रहा था, तो फिर मैंने फ़िश फार्मिंग स्टार्ट कर दी 2018 में 12 एकड़ के साथ। लेकिन कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी चाहिए थी। तो मैंने इसी ड्यूरेशन में काफ़ी सारे अप एंड डाउन्स, घर वालों को मनाना, फैमिली को, वाइफ को मनाना, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी कि सेटल्ड जॉब छोड़ के और आप फार्मिंग में आ रहे हैं। और फार्मिंग में मेरे फादर रिटायर्ड बैंकर हैं, ग्रैंडफादर मेरे नॉर्मल फार्मिंग करते थे, ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो फार्मिंग का मेरा ना तो कोई मेरा इतिहास है कि मैं फ़िश फार्मर हूँ, ना मैं मछुआरा प्रजाति से हूँ। तो मेरी जाति भी अलग और एजुकेशन भी फार्मिंग की नहीं, और फिर भी फ़िश फार्मिंग में मैं आ गया। तो मैंने अपने इसी ड्यूरेशन में अपने गुरुजी हैं मेरे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी गोरखपुर से, उनकी मेरे को हमेशा बहुत सपोर्ट रही। उन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन करा। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने फ़िश फार्मिंग को एक हाइट दी मैंने।
तो 12 एकड़ से फार्मिंग स्टार्ट की, 6 एकड़ अपनी, 6 एकड़ लीज पे ली 2018 में। लेकिन मैं 1 साल के ड्यूरेशन में ये समझ गया कि ये फार्मिंग जो है ये स्केलेबल बिजनेस है, ये छोटा बिजनेस नहीं है। छोटा बिजनेस करूँगा तो फिर मैं फार्मर कैटेगरी में आके ही मेरा दम घुट जाएगा और मृत्यु निश्चित है। तो दूसरे साल जैसे 2019 तक आया, मैंने 40 एकड़ फार्म्स और लीज पे ले लिए लैंड फिर उनको, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है फिश फार्मिंग का, जब भी आप लैंड फाइनल करते हैं, टेक्नोलॉजी फाइनल करते हैं, तो 1 साल तो तकरीबन आपका डेवलपमेंट फेज में निकल जाता है। और मछली की लाइफ साइकिल 2 साल की होती है कार्प्स कैटेगरी की, जो रोहू कतला, जो पूरे इंडिया में तकरीबन 85% मार्केट लीडर है। और नॉर्थ इंडिया में क्योंकि 9 महीने करीब होते हैं हमारे पास फिश फार्मिंग के, क्योंकि मछलियाँ कोल्ड ब्रीड होती है नेचर में, तो आपके 2 साल इजी कट जाते हैं जब तक आपका रोटेशन स्टार्ट होता है। तो मैं समझ चुका था कि अगर मेरे को 20 में इतना फंड चाहिए, 21 में इतना फंड चाहिए, 22 में इतना फंड चाहिए, तो मेरे को इसी रेशो, इसी अनुपात से हर साल फार्मिंग को एनहांस करना पड़ेगा। तो 2020 में मैंने 50 एकड़ लीज गवर्नमेंट से लीज पे ले ली, तो 2020 तक मैंने 100 एकड़ लैंड ले ली, लेकिन फार्मिंग अभी मेरी 40 एकड़ 45 एकड़ में हो रही थी, तो क्योंकि बाकी फेज डेवलपमेंट में था। 2021 में मैंने तकरीबन 100 एकड़ में फार्मिंग स्टार्ट कर दी। 2022 में वो सारी मेरी क्रॉप आनी स्टार्ट हो गई, फिर मैंने 20 एकड़ और लैंड इंक्रीज़ कर ली। अभी हम 2023 ख़त्म कर रहे हैं, इस साल भी मैंने 25 एकड़ लैंड और ऐड कर ली अपनी किटी में, और मार्च 2024 तक उसमें भी सीड स्टॉक कर दूंगा। 2024 में मेरा टारगेट है 75 एकड़ लैंड करना अपनी किटी में। मेरा पूरा 2025 तक का रोड मैप रेडी है कि मेरे को 365 एकड़ में फार्मिंग करनी है और 1000 टन का प्रोडक्शन करना है दिल्ली के लिए। दिल्ली मार्केट 1000 टन की लैंडिंग पर डे है, तो माय विज़न की कम से कम मैं एक दिन तो पूरे दिल्ली को कंट्रीब्यूट कर सकूं अपने पूरे जो भी मैं लैंड साइज से फार्मिंग करूंगा। मछली की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, कुछ टेक्नोलॉजी वाइज है, लेकिन अभी इंडिया में वाटर और लैंड बड़ी इनफ मात्रा में अवेलेबल है। तो सबसे बेस्ट, सबसे प्रूवन, सबसे ओल्ड मेथड पॉन्ड फार्मिंग ही है। चाहे आप पूरे कोस्टल एरियाज़, पूरा जो रिच है साउथ बेल्ट, वहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पॉन्ड फार्मिंग है। वक्त के साथ जैसे टेक्नोलॉजी आई तो RS बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन वो अलग अलग पद्धति के लिए, जैसे कि सीड बैंक बनाना है तो उसके लिए वो सक्सेसफुल है। आप और जो फ़िश है, फ़िश के लिए मैं हमेशा लैंड जो पॉन्ड फार्मिंग है उसे प्रेफर करता हूँ। तो अभी मैं तकरीबन 300 टन का प्रोडक्शन करता हूँ एनुअली, और लोकल मार्केट में फार्म से ही सेल हो जाती है। इस इंडस्ट्री का बेनिफिट ये था कि आपको प्रोड्यूस अपना प्रोडक्ट रेडी करना है, सेल का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं वो फार्म से ही आता है और सेल हो जाता है। ये इंडस्ट्री कैश रिच बिजनेस है, आपका ना उधार कोई माल आता है ना उधार जाता है। ये इंडस्ट्री GST एग्जम्प्टेड है, ये इसका बेनिफिट है। डिमांड सप्लाई ह्यूज गैप है। प्रोटीन एक सोर्स है, हमारी पूरे ग्लोब की, पूरी पृथ्वी की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, और हमारे पास लैंड साइज फिक्स है, तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो एक एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें अगर हम पानी के अंदर जाएं फार्मिंग करने तो हम प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्रोटीन ही एक ऐसा सोर्स है जो कि आपकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जैसे हमारी लैंड साइज फिक्स है तो लैंड साइज बढ़ेगी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगी। प्रोटीन के लिए केवल एक आपको पानी में जाना पड़ेगा, चाहे वो आप केज कल्चर करें, चाहे पॉन्ड फार्मिंग करें। और हमारा जो वाटर है ना, वो पूरा का पूरा लो यूटिलाइज पड़ा है। जो फिश फार्मिंग को लेके बात करें, फिश फार्मिंग आपकी GST एग्जम्प्टेड है, ऑपरेशनल कॉस्ट सेंट्रिक बिजनेस है, लेबर सेंट्रिक नहीं है, डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है जो 2020 में लॉन्च हुई है, 2025 तक उसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो बेनिफिशियरी कर रही हो, स्टेट गवर्नमेंट कर रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही हो। तो ये 5 साल में फिशरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा थ्रस्ट, बहुत बड़ा मूवमेंट मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 75 साल में जब से देश आज़ाद हुआ तो पहले 70 साल में मात्र 3200 करोड़ करीब का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, और लास्ट के 5 साल में 20,000 करोड़। तो आप इन फिगर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, कितना गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है, और तकरीबन हम कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे। फिश एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे आप डायरेक्ट से ज़्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, क्योंकि आप केवल जहाँ से फिश लेते हैं वहाँ पैदा हुई है, मतलब ब्रीडिंग हुई है, हैचरी है, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है। आपने तो पाली है, उसके लिए आपने दाना खरीदा है, मेडिसिन खरीदी है, आपने रेगुलर नेटिंग कराई है, फिर नेटिंग करा के ब्रोकर आपके यहाँ से लेके गया है, उसे रिटेल मार्केट में बेची है, फिर कोई आपसे ड्राइवर आके परचेज लेके गया है, कुक ने बनाई है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के डायरेक्ट से ज़्यादा मिनिमम 3 टाइम्स इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है एक्वाकल्चर इंडस्ट्री से। उसके बाद भी फिश इंडस्ट्री, अगर आप इस इंडस्ट्री में ऑप्ट करते हैं और बिजनेस करते हैं तो आप प्रकृति के कितने नज़दीक रहते हैं। आपका फार्म कहीं भी शहर में तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ लैंड भी नहीं होगी, तो आप पोल्यूशन से वैसे ही दूर रहेंगे। दूसरा, जब आप अपनी वाटर बॉडीज़ बना लेते हैं तो आपके आसपास एरिया का वाटर रिचार्ज
या हम कहेंगे वाटर टेबल इंक्रीज हो जाता है, राइट। जो साइकिल पर्कुलेशन वाटर का रुका पड़ा था वो स्टार्ट हो जाता है। आप खुद देखते होंगे आज से अब 10 या 20 साल पहले जब भी अपने गांव में जाते थे तो वहाँ पे हमेशा किसी न किसी गांव में एक तालाब पोखर हुआ करते थे। लेकिन आते आते मैं अगर केवल लास्ट 20 साल की बात करूं तो तकरीबन हमने 20 लाख पोखर तालाब पूरे इंडिया में बंद कर दिए हैं। जब ये हमारे गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स इरीगेशन डिपार्टमेंट के 25 लाख पोखर हुआ करते थे, हमारे पास अभी मात्र 5 लाख है। चाहे वो हमने डंपिंग यार्ड बना दिए, चाहे वो गार्बेज के घर बना दिए, चाहे लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिए। तो वो सारी लैंड जो पानी थी और जितने पोखर हुआ करते थे वो स्ट्रेटेजिकली ऐसी लोकेशन में बनते थे कि जब अगर ज़्यादा बरसात हो जाए तो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाए, सूखा पड़ जाए तो हम पानी वहाँ यूज़ कर ले। हमने वो बंद कर दिया। तो मछली ऑप्शन ऑप्ट करने से आप एक तो नेचर के बहुत क्लोज चले जा रहे हैं, आप पोल्यूशन से दूर हो जा रहे हैं, लाइफ की आपने टेन्योर बढ़ा ले रहे हैं और हाई प्रोटीन आप खा रहे हैं तो आपकी वैसे ही मसल्स ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये तो फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें थी कि हमने फ़िश फार्मिंग की जर्नी कैसे की, फ़िश फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। अब मैं आपको शेयर करना ये वो भी बताना चाहूँगा, फ़िश फार्मिंग में सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सारी हैं लेकिन पैरेलली फेलियर स्टोरीज भी बहुत सारी हैं। वो लोग बाग क्यों फेल हो जाते हैं। दोस्तों एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं इसे कोट करना चाहूँगा कि जो भी हम टाइम देते हैं, टाइम ही मनी है। अगर हमने किसी बंदे की कोई अगर सैलरी 1 लाख रुपए मिल रही है तो उसको 10 साल एक्सपीरियंस के बाद मिल रही है। तो मछली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 महीने में 10 लाख की इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितनी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, डिजिटल दुनिया में 1 एकड़ से 25 लाख की कमाई, 20,000 के 80,000 और मैंने 1 साल में 4 गुना कर लिए, ये सब फेक बातें होती हैं। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है। अगर ऐसा बिज़नेस होगा तो हमारा डिमांड सप्लाई इतना बड़ा है, हमारी सरकारी हर एक बंदे से मछली फार्मिंग करा लेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत ही संयम का काम है, पेशेंस का काम है, परसिस्टेंस का काम है, कंसिस्टेंसी का काम है। अगर आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं तो जो फेल होते हैं, एक तो वो एजुकेशन में बहुत पीछे होते हैं, ठीक है। जो हमारा जो किसान है हमारे देश का, वो ना पढ़ना चाहता है, ये मैं सच्चाई आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा। और आप उसे बताओ तो उसे ऐसा लगता है उसे सब चीज़ें पता है, राइट। तो अब वही एक यूरोप का फार्मर फिश फार्मिंग किस लेवल की करता है और एक इंडिया का फार्मर किस लेवल पे करता है। इंडिया में भी आप साउथ जाओ और नॉर्थ इंडिया जाओ तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो एजुकेशन एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है फिश फार्मिंग फेलियर होने का। दूसरा रीज़न है स्केल। ये वाला बिजनेस स्केल का है, क्योंकि आप इसे केवल अगर हम एग्रीकल्चर से कंपेयर करें, जिसके पास 20 एकड़ लैंड है वो संपन्न किसान है, उसके पास अपने इक्विपमेंट्स हैं, अपनी उसकी क्रॉप है, उसकी मील में भी जा रही है, वो होल्ड भी कर सकता है। लेकिन एक छोटा किसान जो 2 एकड़ का है वो नहीं कर सकता। तो अगर स्केल में आप फिश फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो एवरेज स्केल फॉर सक्सेसफुल स्टोरीज कम से कम 5 से 10 एकड़ होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर पूरा साल उस पर मेहनत की है तो आपको ईयर एंड में कुछ इतना एक हैंडसम अमाउंट मिलना चाहिए कि वो आपकी एनर्जी को लेवल मेंटेन रखे, क्योंकि जब आपके अर्न करते हैं तभी आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। तो आपको स्केलेबल बिजनेस से बड़ा फोकस करना है। तीसरा, वो आपको ये देखना है कि आप अपने आप को फार्मर कैटेगरी में कंसीडर कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में कंसीडर कर रहे हैं। फार्मर कैटेगरी में कंसीडर कर रहे हैं तो आप बिलीव कीजिए आप 1 एकड़ से भी प्रॉफिट निकालेंगे। उसका सिंपल कारण क्या है, आप ना लेबर हायर करेंगे, ना कोई आप हट बनाएंगे, आप सब काम स्वयं करेंगे। और इंडिया में जो किसान है अगर उसने 2 लाख रुपये सालाना बचा भी लिया तो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं तो आपकी इकोनॉमिक्स चेंज हो जाएगी, तो आपको वहाँ स्केल करना पड़ेगा। तो अगर आप ये डिसाइड करें कि आप फार्मर कैटेगरी है, एंटरप्रेन्योर कैटेगरी है, और चौथा मेन पॉइंट आप फंड मैनेजमेंट, आप ये वाला बिजनेस आपका ऑपरेशनल कॉस्ट सेंट्रिक बिजनेस है। कोई भी बिजनेस में 2 कॉस्टें लगती हैं, एक होती है डेवलपमेंट कॉस्ट जो आपने इंफ्रा बनाने में लगाई, एक है वर्किंग कॉस्ट जिसे होम ऑपरेशनल कॉस्ट भी कहते हैं। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो आपको एक फिक्स टेन्योर में लगेगी, 9 महीने 10 महीने में, बट उसका प्रोजेक्शन फर्स्ट डे आपको पता होना चाहिए कि हम आप फर्स्ट डे इतने पैसे लगाएंगे, आपको सेकंड मंथ इतने चाहिए, थर्ड मंथ इतने चाहिए। क्योंकि मछली को आप समझिए, मछली एक इक्विपमेंट है, मछली एक मशीन है जो इनपुट में प्रोटीन ले रही है डिफरेंट फॉर्मेट का, और मास में कन्वर्ट हो रही है डिफरेंट फॉर्मेट के प्रोटीन में। अगर आप उसे इनपुट ही नहीं देंगे तो आउटपुट निकलेगा कहाँ से। तो ये हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि हमने तो पानी में मछलियाँ छोड़ दी, मछली अपने आप बड़ी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। तो आपको प्रोटीन देना पड़ेगा और वो एक कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट आपको फर्स्ट डे ही डिसाइड करनी पड़ेगी अपना प्रोजेक्ट सेट होने से। अगर कोई भी किसान भाई एंटरप्रेन्योर बिगिनर
जो ये 4 बातें बड़ी ध्यान रखें, टाइम टाइम पे अपने आप को एजुकेशन में अपडेट रखें, और उसका सिंपल माध्यम है आप ICAR के साइंटिस्टों से मिलें, आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्म घूमें, फील्ड विजिट करें, वहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी मिलेगी, राइट। अपना फंड मैनेजमेंट अच्छा रखें, आप स्केलेबल करें और अपना टाइम डिवोट करें अपने बिजनेस पे, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और अदरवाइज आप फिर फेल होने के कगार पर हो जाएगा। और जब फेल होते हो तो आप केवल अकेले फेल नहीं होते, आप कम से कम 50 जो नए अपॉर्चुनिटीज़ बंदे लाइन में बैठे थे, आप उनके लिए भी एक रोल मॉडल बन जाते हो, और आप वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए हानिकारक है। जब आप सक्सेस होते हो तो घर वाले केवल वो प्लस होते हैं कि उन्होंने फार्मिंग की, हम भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव होते हैं तो मल्टीप्लाई होते हैं, वो नहीं कर पाया तो वो भी नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। तो आपको डिसाइड करना है आप प्लस वाली कैटेगरी में जाना है, मल्टीप्लाई वाली कैटेगरी में जाना है। तो फार्मिंग के ये तो अगर आपने नेगेटिव पॉइंट्स में, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, क्योंकि डिमांड सप्लाई इतना बड़ा गैप है, तो आप केवल प्रोड्यूस पे फोकस करें। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो बंदा जो एक्टिविटी करे वो एक्सक्लूसिव उसे ही करे। मैंने ऐसे बहुत सारे फार्म देखे, वो हैचरी भी लगा ले रहे हैं, कल्चर भी कर रहे हैं, फीड भी लगा रहे हैं, सेल करने पे भी लगे हुए हैं। इंटीग्रेशन जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, बट लेकिन इंटीग्रेशन तब जरूरी है जब आप एक स्केल पे पहुंच जाए, जब आप कम से कम कई हज़ार टन प्रोडक्शन करने लगे, तो आपको इंटीग्रेशन पे जाना है। इनिशियल लेवल पे जो आप काम कर रहे हैं आप उसी पे फोकस करें, तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। जो मछलियों की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हर बंदा अपने अकॉर्डिंग करे, कि वो RS में करना चाहता है, बायोफ्लॉक में करना चाहता है, केज कल्चर में करना चाहता है, IPRS करना चाहता है, पॉन्ड फार्मिंग करना चाहता है। वो डिपेंड करेगा उसके पास लोकल एरिया में रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने थोड़ा एक ओवरव्यू ब्रीफ किया, कौन सी पॉन्ड फार्मिंग बहुत सबसे बेस्ट है, वो क्यों बेस्ट है। तब तक आपको वाई क्यों नहीं पता चलेगा, क्यों फिश फार्मिंग, आप फिश फार्मिंग ही क्यों करना चाहते हैं, तब तक आप 5 बार क्यों का आंसर अपने आप को नहीं दे लेंगे, आप फिश फार्मिंग बिल्कुल ना कूदें। ना तो आप लास्ट फिश फार्मर बनने वाले हैं, ना पहले मिलीनियर बनने वाले हैं, ये ध्यान रखें। आपसे पहले भी फार्मिंग हो रही थी, आपसे पहले भी बहुत सारे लखपति बने हुए हैं। तो फार्मिंग बहुत संयम का काम है। अगर आपके अंदर संयम है और आप किसी इंडस्ट्री को 1000 डेज 3 साल दे सकते हैं, तो इस इंडस्ट्री में आइए, अन्यथा बिल्कुल मत आइए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी ब्यूटी है, ग्लोबली बहुत बड़ी है, हमें पता नहीं है। और अभी तो केवल हम कल्चर की बात कर रहे हैं। अभी तो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आपके रेस्टोरेंट चेन्स, मतलब आपके पास स्केलेबल करने का बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं एक बार दोबारा से अपने चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी को फिश फार्मिंग रिलेटेड, तो मेरा अपना PVR एक्वा यूट्यूब चैनल है, उस पर मोर देन 600 वीडियोज़ हैं जो मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और एवरी वीकेंड थ्रू आउट द ईयर मेरे फार्म पे ट्रेनिंग क्लासेस चलती है। आपका मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आइए। धन्यवाद।